हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कुमार एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम द एंग्लो नॉर्मन एज को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हुई थी 1066 को और जिसकी एंडिंग हुई थी 1340 में। ये सेकंड चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का। अर्लियर हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है, जो कि था एंग्लो सैक्सन एज, जिसकी शुरुआत हुई थी 450 में और जिसकी एंडिंग हो गई थी 1066 में। जबकि एंग्लो नॉर्मन लोग आए थे इंग्लैंड में और उन्होंने अटैक किया था एंग्लो सैक्सन्स पे एंड देन वहाँ पे उन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो इस तरीके से इस एज की शुरुआत हुई थी। इस एज का अपना एक इम्पोर्टेंस है। अगर हालांकि हम यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें तो उतना ज़्यादा रोल इम्पोर्टेंट प्ले नहीं करती है ये एज, लेकिन अगर हम यूजीसी नेट की बात करें तो आपको पता है कि लास्ट कुछ समय से हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, इसीलिए यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एज काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। हालांकि अभी भी जो बाकी की एजेस हैं वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हमें इस एज के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान तो होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरे तरीके से जो मेन इंपॉर्टेंट बातें हैं इस एज के बारे में, द एंग्लो नॉर्मन एज के बारे में, उसके बारे में जानेंगे, इनके लोगों के बारे में जानेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिएगा, अच्छी लगती है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से लिटरेचर से जुड़ी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, द एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये 1066 से शुरू हुआ था और 1340 में इसकी एंडिंग हो गई थी। अब जो नॉर्मन्स लोग थे ये 1066 में आए थे इंग्लैंड में और इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया था, इंग्लैंड को कॉन्क्यूर किया था और एक नई रेस जिसको नॉर्मन रेस कहा जाता है उसका इजाद किया था, उसे इंट्रोड्यूस किया था। सो इनकी जो टाइमिंग है इसे याद रख लीजिएगा, 1066 टू 1340। ये टाइमिंग जो है इसे एंग्लो नॉर्मन्स कहा जाता था। एंग्लो सेक्शन जो लोग थे वो ओल्ड इंग्लिश को ज़्यादा बोलते थे और जो कि हैविली इंस्पायर्ड थी लैटिन लैंग्वेज से। लेकिन जब 1066 में नॉर्मन्स लोग आए, इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक कर दिया और इन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया था, क्योंकि ये एक्चुअली फ्रांस से ही आए थे। अब जो इंग्लिश लैंग्वेज है दोस्तों, ये इंस्पायर्ड है लैटिन लैंग्वेज से भी, जो कि लैंग्वेज थी एंग्लोज और सेक्शंस की, और फ्रेंच लैंग्वेज से भी, जो कि लैंग्वेज है एंग्लोज एंड नॉर्मन्स की। अब नॉर्मन जो थे दोस्तों, नॉर्मन जो नॉर्थमैन भी कहा जाता था इनको, सिंपली इनका मतलब होता है नॉर्थमैन, क्योंकि नॉर्थ से आए थे ये। और ये एक्चुअल इनका जो देश था वो था स्कैंडिनेविया से आए थे ये। बड़े बड़े जोधा टाइप लोग थे ये, बड़े फियरलेस मैन थे और ये कहीं ना कहीं प्लंडरिंग करते आए थे। इन्होंने ये वाइकिंग शिप्स में आते थे और जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे टेरर लेके जाते थे ये, क्योंकि ये बहुत बुरे तरीके से लोगों को मारते थे, बुरे तरीके के फाइटर थे ये, बहुत बड़े बड़े लोग थे। और अगर आपको इनके बारे में एक्चुअल में देखना है तो वाइकिंग्स नाम से एक वेब सीरीज भी है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको इन लोगों के बारे में पता चल जाएगा कि ये किस तरीके के लोग थे। बहुत ही इजाती लोग भी थे, बड़ी बड़ी चीज़ें इन्होंने ईजाद कर रखी थी। और इन्हें जो है चिल्ड्रन ऑफ वॉर्डन भी कहा जाता था, क्योंकि ये अंडर द डेन्स रेवन फ्लैग, इन्होंने जो नॉर्दम्बियन सिविलाइजेशन है 9th सेंचुरी में उसे पूरी तरह से उखाड़ के रख दिया था। जो नॉर्दम्बियन सिविलाइजेशन है 9th सेंचुरी में, उसको पूरी तरह से उखाड़ के रख दिया था इन्होंने। लेकिन इसके बाद इन्होंने क्या किया, इसके बाद इन्होंने फ्रेंच कोस्ट को प्लंडर किया और पूरी नॉर्दर्न कंट्री को कॉन्क्यूर कर लिया था, पूरी नॉर्दर्न कंट्री को जीत लिया था। अब जनरली क्या होता था कि ये लोग जीतते थे, लूटते थे और वापस अपने घरों में चले जाते थे। इनका नॉर्मल काम यही होता था। लेकिन इस बार इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्हें फ्रांस जो था वो काफ़ी पसंद आ गया, इसीलिए इन्होंने इंटर मैरिज कर ली फ्रैंक लोगों के साथ। ठीक है, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने और इन्होंने जो है फ्रेंच लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया था, वहीं पर इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। अब जो इनकी जो यूनियन थी नॉर्समैन की और फ्रेंच लोगों की, इनके जो ब्लड था, जो ब्लड की यूनियन थी, इन्होंने एक नई रेस को प्रोड्यूस किया, जिसमें कि दोनों क्वालिटी थी, नॉर्थमैन लोगों की भी और फ्रेंच लोगों की भी। अब नॉर्थमैन लोगों की क्या क्वालिटी थी, उनकी द विल एंड द एनर्जी, एंड फ्रेंच लोगों का था ईगर क्यूरियोसिटी, लर्ने के जानने की इच्छा और विविड इमेजिनेशन। ठीक है, तो इस तरीके की जो क्वालिटी थी, दोनों रेसों ने अपनी क्वालिटी को बीच में एब्जॉर्ब किया और एक नई जो बेहतर रेस थी वो पैदा हुई उनमें से। अब जो नॉर्मन फ्रेंच लोग थे ये एंग्लो सेक्शन में आ गए उसके बाद। अब उन्होंने वहाँ पे सेटल हो गए थे। इनका ये भी था कि ये फाइट किए बिना रह नहीं सकते थे। अब वहाँ पे सेटल तो हो गए, अब इन्होंने दोबारा एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया और अब उसके बाद एक्सप्लोर करने के बाद ये पहुँचे एंग्लो सेक्शन इंग्लैंड में। यहाँ पे इन्होंने एंग्लो सेक्शन को डिफीट किया, वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया और ये अपने साथ तीन नोटवर्दी थिंग्स अपने साथ लेके आए थे। वो थी एक लाइवली सेल्टिक डिस्पोजिशन, उसके बाद अ बिगरस एंड प्रोग्रेसिव लैटिन सिविलाइजेशन एंड देन उसके बाद रोमांस लैंग्वेज। ये तीन चीज़ें थी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ये अपने साथ लेके आए थे। ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो इनको लर्न कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं दोस्तों फेमस बैटल की, जो कि थी द कन्क्वेस्ट द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स, जिसके बारे में मैंने बताया आपको कि जो 1066 में हुई थी, जिसकी वजह से नॉर्मन्स लोग जो थे वो इंग्लैंड में आए थे। इस बैटल में क्या हुआ था, इस बैटल में आए थे विलियम जो कि ड्यूक थे नॉर्मंडी के, उन्होंने हैरोल्ड को हराया था। हैरोल्ड थे लास्ट सेक्शन किंग्स थे वो। हैरोल्ड की जो ताकत थी काफ़ी लंबे समय से कमज़ोर हो गई थी, इंग्लैंड काफ़ी गुटों में बंट चुका था, अपने अपने अलग अलग राज्यों में रहते थे वो। तो उस तरीके से देखा जाए तो हैरोल्ड जो था इंग्लैंड को एकजुट करने में नाकाम था। इस वजह से ये चीज़ देखी विलियम ने, जो कि ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी थे, और उन्होंने हैरोल्ड के ऊपर अटैक किया, इंग्लैंड के ऊपर अटैक किया और वहाँ पे अपना राज्य स्थापित कर दिया और वो बन गए थे इसके बाद किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग ऑफ इंग्लैंड 1066 में कौन बना था, विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी। अब 3 ग्रेट रिजल्ट थे इस वॉर के जो हमारे लिटरेचर पे हैं। अगर आप इस वॉर को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, बिकॉज वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। लेकिन 3 ग्रेट रिजल्ट थे जो इस वॉर के जो हमारे लिटरेचर पे थे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या था, पहला ये था कि द नॉर्मन्स वर द फर्स्ट पर्सन, तो ये पहले ऐसे लोग थे जिन्होंने जो रोमन सिविलाइजेशन का कल्चर, उनके प्रैक्टिकल आइडियल्स वो इंग्लिश पीपल लोगों तक पहुंचाए। हालांकि पहले भी रोमन्स जो थे, ग्रीक्स जो थे, अटैक करते रहते थे इंग्लैंड पे, लेकिन वो वहाँ पे सेटल्ड नहीं हुए थे। लेकिन जो नॉर्मन्स थे वहाँ पे सेटल्ड हो गए और अपने साथ ये क्या लेके आए, कल्चर लेके आए, रोमन सिविलाइजेशन का प्रैक्टिकल आइडियल्स लेके आए, और इस तरीके से एक नई चीज़ का पता चले इंग्लिश लोगों को। सेकंड बात क्या होती, सेकंड बात ये था कि ये कहीं ना कहीं एक नेशनल आइडिया लेके आए थे इंग्लैंड की ओर। इससे पहले इंग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, अलग अलग गुटों में बंटा हुआ था और सब अपने गुटों के बारे में ही सोचते थे। जैसे कि भारत में सब अपने राज्य के बारे में सोचते हैं, ठीक है ना, कोई एज ए इंडिया नहीं देख सकता है। इंग्लैंड भी उस टाइम पे वैसा ही था, वो अलग अलग अपने अपने राज्य के बारे में सोचते थे। उनको एज ए इंग्लैंड नेशनल आइडिया उनके पास नहीं था, ठीक है। तो जब नॉर्मन्स लोग वहाँ पे आए तो वो अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज गवर्नमेंट लेके आए। उन्होंने पूरे इंग्लैंड को एकजुट किया और जो लूज अथॉरिटी थी सेक्शन चीफ्स की अपने लोगों के ऊपर, उसको कहीं ना कहीं हटाया। और जो विलियम थे वो एक अच्छे राजा बने और उन्होंने पूरे इंग्लैंड को एकजुट इकट्ठा किया और बाद में नेशनल आइडिया पैदा किया, नेशन के प्रति प्यार पैदा किया उन्होंने, एज ए अपने गुटों के प्रति नहीं बल्कि एक एज ए नेशन उभरे थे उसके बाद वो। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात थी वो थी कि ये इंग्लैंड को लेके आए थे द वेल्थ ऑफ ए न्यू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब नए लोग आए हैं तो नया लैंग्वेज आएगी, नया लिटरेचर आएगा, जिससे कि क्या फ़ायदा होगा, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज ने क्या किया, उन्होंने नई लैंग्वेज को भी अडॉप्ट कर लिया और नए लिटरेचर को भी अडॉप्ट कर लिया। हालांकि एंग्लो सेक्शंस का जो लिटरेचर था वो कहीं बेहतर था, नॉर्मन्स थे, लेकिन फिर भी जो नया लिटरेचर आता है उन्होंने रोमांस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और इससे कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज जो थी हमारी काफ़ी ज़्यादा प्रफुल्लित हुई थी इसके बाद, जब नॉर्मन्स लोग वहाँ पे आए थे। आगे की ओर दोस्तों चलते हैं तो देखिए जो इसके बाद क्या था, वॉर के बाद जो 3 सेंचुरीज तक जो फ्रेंच थी वो कहीं ना कहीं इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ अपर क्लासेस, इट बिकेम द लैंग्वेज ऑफ स्कूल्स, सिलेबस एंड इन लिटरेचर द चीफ लैंग्वेज वाज आल्सो फ्रेंच, ठीक है। तो फ्रेंच लैंग्वेज ने कहीं ना कहीं रूल किया लगभग 3 सेंचुरीज तक। लेकिन जो नेटिव्स थे उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बोलना चालू रखा, वो कुछ वर्ड्स जो थे वो फ्रेंच वर्ड्स सीखते रहे, वो अपने डेली यूजेस में लाते रहे, लेकिन उन्होंने जो है अपनी नेटिव लैंग्वेज को नहीं छोड़ा था। इसलिए जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है वो कुछ फ्रेंच वर्ड को लेके आ गई, कुछ लैटिन वर्ड्स को लेके आ गई, और देन हमारी जो मॉडर्न इंग्लिश है वो बाद में एस्टेब्लिश हो गई थी, जिसे चौसर ने यूज़ किया था। जैसे चौसर ने नॉर्दर्न डायलेक्ट डिस्कस किया था ना, नॉर्दर्न डायलेक्ट को चूज़ किया था इंग्लिश बनाने के लिए, तो वो वहीं से आया था कहीं ना कहीं इसका आइडिया। तो वो जो इंग्लिश थी वो कहीं ना कहीं जो 80% थी वो फ्रेंच और लैटिन ही थी, बाकी जो मेन इंग्लिश के वर्ड थे, ओल्ड इंग्लिश के वर्ड थे, वो मात्र 20% ही थे, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। तो ऐसा था कि शुरू में क्या हुआ था, जब आपके ऊपर कोई अटैक करता है, आपके ऊपर आपकी जगह पे कोई आके बस जाता है, तो फिर ऑब्वियसली आपको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। इसी तरीके से जो नॉर्मन्स और सेक्शंस थे ये आप शुरू में बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुए थे। इनका जो रिलेशन था वो एज ए मास्टर और एज ए स्लेवर की तरह था, मतलब एक को कंटेम्प्ट की तरह से देखता था और दूसरा उसको हेट की तरह से देखता था। इस तरीके का रिलेशन था इनका। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें मिक्स होती गई, दे ग्रेजुअली मिक्सड अप विद ईच अदर एंड दे परफेक्टली केम टुगेदर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। कुछ समय के बाद ये इकट्ठे हो गए थे और इनका कहीं ना कहीं एक नेशनल आइडिया, एक इंग्लैंड एज ए नेशन का जो आइडिया था वो कहीं ना कहीं दिखना शुरू हो गया था, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं लिटरली जो आइडियल्स थे नॉर्मन्स के, उनके बारे में। अब जो लिटरली आइडियल्स थे नॉर्मन्स लोगों के, इनकी जो कहानियाँ थी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ और ग्रैंड्योर ऑफ मैन के साथ डिस्कस करती थी, स्ट्रगल्स ऑफ गॉड्स एंड मैन्स, और इनकी जो वर्सेस थी वो लगातार चलती रहती थी, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देते थे। अगर कोई हीरो आ रहा है तो 300-400 लाइन्स में उसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर कोई फाइट हो रही है तो कितने कितने पेजेस तक वो फाइट ही हुई जा रही है, मतलब अकेली बात बताते थे ये। और इनकी जो मेन थीम थी वो थी रोमांस।
रोमांस के साथ डील करते थे। मतलब कोई भी थीम हो, जैसे कि रिलीजन हो, लव हो, शिवैलरी हो, हिस्ट्री हो, उसमें कहीं ना कहीं ये रोमांस फिट कर देते थे। और इनका जो ऑथर था उसका मेन एक ही मुद्दा होता था कि उसे कोई ना कोई रोमांटिक स्टोरी बतानी है जो कि उसकी ऑडियंस को अच्छी लगे, और जितनी ज़्यादा इम्पॉसिबिलिटी वो रिलेट कर पाता था उतना ही अच्छा उसे समझा जाता था। जितने ऑथर ने जितनी इम्प्रोबेबिलिटीज उसमें रिलेट कर दी उतना ही बेहतर पोइट वो माना जाता था, उतना बेहतर राइटर उसको माना जाता था। अब जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर था ये नॉर्मन से बेहतर था। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जो एंग्लो सेक्शन का लिटरेचर था दोस्तों, ये बहुत बेहतर लिटरेचर था नॉर्मन से लोगों से। आपको पता है व्यू वॉल आपने पढ़ा होगा, इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वर्क्स में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करे थे। तो नॉर्मन एंग्लो सेक्शन का जो लिटरेचर था वो नॉर्मन से काफ़ी बेटर था, लेकिन फिर भी ये डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन क्यों हुआ? क्योंकि जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने फ्रेंच को कॉपी करना शुरू कर दिया, क्योंकि फ्रेंच ऑब्वियसली उस टाइम पे सुप्रीम लैंग्वेज थी, क्योंकि सारी जगह पे फ्रेंच ही चलती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को फोकस करना, कॉपी करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पाए। उसके अलावा जो एंग्लो सेक्शन लोग थे वो फ्री नहीं थे। आपको पता है लिटरेचर अगर आपको पैदा करना है तो आपको कहीं ना कहीं फ्री होना बड़ा ज़रूरी है। लिबर्टी के बिना लिटरेचर को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तीसरी बात ये थी कि जो वॉर थी उसकी वजह से जो ज़्यादातर राइटिंग्स थी एंग्लो सेक्शन लोगों की वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। और अब जो उनकी स्थिति थी इंग्लैंड में, अब जो उनकी कंडीशन थी इंग्लैंड में, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि उनको दोबारा वो रिटेन करें और जो उन्होंने ऑलरेडी लिख रखा है या फिर कोई नया लिटरेचर, अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस करें, ये उनके लिए पॉसिबल नहीं था। अब नॉर्मन्स जी सिविलाइजेशन थी वो क्यों उस इंग्लैंड में इतनी ज़्यादा प्रफुल्लित होगी, इतनी ज़्यादा गेन क्यों किया उसने, रिप्रेजेंटेशन क्यों गेन की? अब जो नॉर्मन जो थे वो रिप्रेजेंटेटिव थे फ्रेंच सिविलाइजेशन के, फ्रेंच सिविलाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव थे। और उनकी जो लिटरली और एजुकेशनल सेंटर था उस टाइम पे यूरोप में वो फ्रेंच ही थे। फ्रांस लैंग्वेज बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे, ठीक है। और वो जब इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड में उन्होंने क्या किया, वो इंग्लैंड ऐसे समय पे आए थे जब इंग्लैंड अपनी नेशनलिटी खो चुका था, उनका कल्चर लगभग ख़त्म होने की कगार पे था। ऐसे मौके पे वो आए और उन्होंने अपना लिटरेचर, अपना कल्चर उन पे थोपा और वो कहीं ना कहीं मर्ज भी हो गए उनके साथ, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लैंड का खुद का कोई कल्चर था ही नहीं, खुद की कोई नेशनलिटी थी ही नहीं। तो जब कोई किसी और ने अपनी नेशनलिटी उसके ऊपर थोपी तो वो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी नेशनलिटी भी उसके बीच में दिखाई दी और कहीं ना कहीं वो मिक्सअप हो गए। और उसके साथ साथ नॉर्मल लोग अपने साथ कल्चर लेके आए थे, नया लॉ लेके आए थे, प्रेस्टीज ऑफ सक्सेस लेके आए थे कि वो जीते हुए लोग थे। और इसी वजह से ये नेचुरल था कि जो एंग्लो सेक्शन लोग थे वो उनके कल्चर की ओर टर्न हो गए और प्रोग्रेसिव नॉर्मन्स के साथ वो मिलजुल गए और कहीं ना कहीं एक बेहतर रेस जो है इंग्लैंड में आ गई थी उसके बाद। अब आगे की ओर रुख करते हैं दोस्तों। अब लिटरेचर के बारे में देख लेते हैं कि जो लिटरेचर था नॉर्मन पीरियड का वो कैसा लिटरेचर था। देखिए लिटरेचर जो था वो नॉर्मली जो था वो क्लर्जी और नोबल्स के हैंड में ही था, अपर क्लास के हैंड में ही था। नोबल क्लास कॉमन को एक्सेस नहीं थी लिटरेचर की, और क्योंकि वो लोग पढ़ भी नहीं सकते थे इसीलिए उनके पास जो थी फ्यू सॉन्ग्स और बैलेड्स ही अवेलेबल थे उनके लिटरेरी पोर्शन के लिए, जो कि नॉर्मल आम गाते हैं लोग, है ठीक है। इंडिया में भी जो नॉर्मल मंगते वगैरह गाते हैं ना, बैगर वगैरह गाते हैं, इसी तरीके का लिटरेचर जो था वो कॉमन लोगों के पास था उस टाइम पे। और दूसरी बात ये थी कि जो पार्चमेंट्स था, जो कि पेपर था जो काफ स्किन से बनता था, वो बहुत ही कम था और बहुत ही एक्सपेंसिव था उस टाइम पे, ठीक है। और तीसरी बात ये थी दोस्तों कि जो सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट थी, नॉर्मली एक ही मैन्युस्क्रिप्ट में पूरे विलेज का, पूरे कासल का जो है लिटरेचर कंटेंट होता था। तो वो ज़्यादा आजकल की तरह नहीं है कि एक एक बुक अलग अलग है, तो उसमें पूरे विलेज की कहानी एक ही मैन्युस्क्रिप्ट में होती थी। और कोई प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी उस टाइम पे, तो खुद ही ऐसे लिखते थे, जो क्लर्जीज लोग थे वो खुद ही स्याही से लिखते थे। तो इस तरीके से जो चीज़ें थी वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी इस टाइम पे जो लिटरेचर लोगों के लिए, ठीक है। अब दोस्तों कुछ वर्क्स की डिस्कस कर लेते हैं जो वर्क्स इंपॉर्टेंट है नॉर्मन्स लोगों के। हालांकि ज़्यादा बढ़िया लिटरेचर नहीं है इनका, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं, जैसे कि जोफ्री ऑफ मनमोथ का हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है। जोफ्री एक वेल्श मॉन्क थे, उन्होंने कुछ लेजेंड्स थे, जो इंग्लैंड के कुछ लेजेंड्स थे, राजा वगैरह थे, कुछ फाइटर्स थे, उनकी कहानियों को इकट्ठा किया और कुछ अपनी इमेजिनेशन ऐड करी उसमें, और उन्होंने ब्रिटॉन्स की पूरी हिस्ट्री लिख दी थी उस टाइम पे। जितने भी ब्रिटॉन्स, जो फेमस ब्रिटॉन्स थे उस टाइम पे हुए थे, उनकी पूरी हिस्ट्री लिख दी थी। अब ये जो जोफ्री ऑफ मनमोथ का जो हिस्टोरिया रिगम ब्रिटानिया है,
ये इंपॉर्टेंट है एज ए लिटरेचर नहीं बट एज ए सोर्स बुक, क्योंकि बहुत सारे लिटर राइटर्स हैं उन्होंने अपनी कहानियाँ इसी में से उठाई थी। जैसे कि शेक्सपियर का किंग लियर हो गया, मेलरी का मोटे डी ऑथर हो गया, या फिर टेनिसन्स का आइडल्स ऑफ द किंग हो गया। इसके अलावा बहुत सारे वर्क्स थे जो इसी वर्क पे बेस्ड है, जिनकी कहानियाँ जो थी वो डायरेक्ट इसी वर्क से ली गई थी, हिस्टोरिया रेगम ब्रिटानिया से। तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्क है, हालांकि इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट वर्क है जो मैंने बताया है, इतनी चीज़ें आप याद रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला जो वर्क था वो था लेओमॉन्स का ब्रूट। तो ये ब्रूट जो था, जो लेओमन था वो एक प्रीस्ट था, इसके फादर का नाम लेओनॉथ था, और इसने क्या था, बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया था इधर उधर पूरे इंग्लैंड में, अपनी लैंड पे अच्छे तरीके से ट्रैवल किया था, काफ़ी नोबल बुक्स को इकट्ठा किया था, क्योंकि वे चाहता था कि वो जो नोबल डीड्स हैं इंग्लिश लोगों ने, इंग्लिश पीपल ने किए हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें कलेक्ट करे और इंग्लिश लोगों को अपने लोगों के बारे में पता चले कि इंग्लिश लोग भी काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, इंग्लिश लोग भी काफ़ी ज़्यादा फाइटर थे, तो वो लोगों को इसके बारे में बताना चाहता था। इसीलिए इसने क्या किया, मेनली 3 बुक्स को इकट्ठा किया। एक इंग्लिश बुक ली सेंट वेडे की, लैटिन बुक ली सेंट एल्बिन की, और फ्रेंच बुक ली एक क्लर्क था जिसका नाम था वीस, उसकी ली। तो इन तीनों बुकों को उसने कन्वर्टेड करके एक में इकट्ठा कर दिया था और उसने अपनी लेओमॉन्स की ब्रूट बुक जो है पब्लिश की थी। ठीक है, उसके बाद आता है द मैटर ऑफ ब्रिटेन। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इस इस पीरियड का। ये जो था ये जनरली डील करता था किंग आर्थर और उसके राउंड टेबल के नाइट्स के साथ। अब जो किंग आर्थर था वो उस टाइम पे आइडियल किंग माना जाता था, बहुत ही आइडियल किंग माना जाता था और बहुत ही अच्छा किंग था ये। और इसको क्या था, इसको डाउरी में जो दिया गया था, एक राउंड टेबल दिया गया था जिसमें 12 नाइट्स थे जो अलग अलग वर्चू लेके आते थे, उनका अलग अलग वर्चू था। और इस राउंड टेबल को काफ़ी ज़्यादा फेमस भी माना गया है, बहुत सारी कहानियाँ इस राउंड टेबल में से ली गई हैं और माना जाता है कि इसने जो था अपने 12 के 12 नाइट्स को भेजा था एक्सपीडिशन पे कि वो एक्सप्लोर करें, और बाद में उन्हीं में से वन ऑफ द नाइट्स था उसका अफेयर हो जाता है अर्थर की वाइफ के साथ, जिसकी वजह से वो दोनों मिलके अर्थर का खून भी कर देते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है ये अर्थर एंड द नाइट्स ऑफ हिज राउंड टेबल। इसकी डिटेल में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, आप खुद भी इसको पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है। हालांकि बहुत सारे राइटर्स अपनी काफ़ी सारी कहानियाँ जो है इसमें से भी लेते हैं। ठीक है, अब अर्थरियन रोमांसेस के बहुत सारे साइकिल्स हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वंस हैं। सर गवाइन एंड द ग्रीन नाइट, जिसकी एडमंड स्पेंसर बाद में बात करेंगे। ठीक है, आई गेस मुझे वर्क का नाम नहीं याद आ रहा, अपने किसी वर्क में उन्होंने सर गवाइन और द ग्रीन नाइट की भी बात करी हुई है। ठीक है, एंड देन लांसलॉट द लेडी ऑफ द शैडोड में लांसलॉट की बात हुई है। उसके बाद मर्लिन, किसी अमेरिकन राइटर ने इसकी बात करी हुई है। द क्वेस्ट ऑफ होली ग्रेल, इसके बारे में तो बहुत सारे राइटर्स और हिस्टोरियंस ने बात करी है ना होली ग्रेल के बारे में। होली ग्रेल आपको पता है एक बाउल माना जाता है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट ने लास्ट बार खाना खाया था, या फिर जिसमें जीसस क्राइस्ट का ब्लड इकट्ठा किया गया था। तो इस तरीके से होली ग्रेल का भी बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है। उसके बाद द डेथ ऑफ द आर्थर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया ना कि डेथ उसकी किस तरीके से हुई थी। तो ये द मैटर ऑफ ब्रिटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है इस एज का, इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम लगे तो। ठीक है, बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता दी हैं। एंड देन हमारा नेक्स्ट वर्क है द पर्ल। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है एंड इट इज़ एन इंटेंसली ह्यूमन एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ ए फादर्स ग्रीफ फॉर हिज लेटर डॉटर मार्गरेट। ये फादर ग्रीफ के बारे में बताया, एक फादर कितना दुख होता है उसको अपने डॉटर मार्गरेट की डेथ के ऊपर। वो अपनी डॉटर की डेड बॉडी के पास बैठा हुआ है, वहीं पे उसको ड्रीम आती है और ड्रीम में वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है यहाँ पे एक तालाब सा, एक नदी सी बह रही है और उसे नदी क्रॉस करके जाना है। ठीक है, और तभी उसको ऊपर से अपनी बेटी का विजन दिखाई देता है एंड देन वो उसे बोलती है कि अगर वो अच्छे काम करेगा तो वो भी हेवन में चला जाएगा, और उसकी बेटी जो है वो भी हेवन में बड़ी खुश है। वो अपनी बेटी के पास जाना चाहता है, लेकिन तभी उसकी आंख खुल जाती है, तब उसे पता चलता है कि अगर उसे हेवन में जाना है, अपनी बेटी से मिलना है, तो उसे अच्छे काम करने पड़ेंगे। ठीक है, वो अपनी बेटी को इस पोएम में माय प्रीशियस पर्ल बाय थॉटन स्पॉट भी कह के बताता है, और ये उस समय की सबसे सैडेस्ट पोएम थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये उस समय की नॉर्मन एज की सबसे ज़्यादा सैडेस्ट पोएम थी। ठीक है, नेक्स्ट वर्क दोस्तों आता है वो है कर्सर मुंडी। ये एक बहुत ही लॉन्ग पोइम है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिट्रिकल रोमांस, जिसे बाइबल हिस्ट्री से लिया गया है, और ये शोज करता है डीलिंग ऑफ गॉड विद मैन फ्रॉम क्रिएशन टू डूम्सडे। ठीक है, जिसकी बाद में मिल्टन भी बात करेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। उसके बाद आता है हमारा द आउल एंड द नाइटिंगेल। ठीक है, ये लॉन्ग डिबेट है 2 वर्ड्स के बीच में। एक रिप्रेजेंट कर रहा है गे साइड ऑफ लाइफ को, मतलब खुशी साइड ऑफ लाइफ को, लाइफ कितनी अच्छी है, लाइफ कितनी बढ़िया है, और दूसरा जो है वो हार्ड साइड ऑफ लॉ एंड मोराल्स की, आपको लो फॉलो करना पड़ता है, मोराल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो दूसरा हार्ड साइड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है, और एक जो है वो गे साइड ऑफ लाइफ की बात कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। अगला वर्क है दोस्तों लैंड ऑफ कॉकनी, जिसे लग्जरी लैंड भी कहा गया है। ये इट इज़ अ कीन स्टायर ऑन मॉन्क्स एंड मोनेस्टिक रिलीजन। इसके बाद
एक बैलेड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है मैरी ग्रीनवुड मैन, एंड जिसे कलेक्ट किया गया था गेस्ट ऑफ रॉबिन हुड में। रॉबिन हुड की कहानियाँ तो आपने पढ़ी ही होंगी, तो रॉबिन हुड की कहानियाँ भी बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पे भी, और अब भी लोग पढ़ते हैं रॉबिन हुड की कहानियाँ। तो उसके बाद लव रियून और लेटर, जिसे थॉमस डी हेल्स ने लिखा था। एंड देन उसके बाद हमारा वर्क आता है स्प्रिंग टाइम। तो दोस्तों ये था लिटरेचर नॉर्मन एज के बारे में, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको एंग्लो नॉर्मन एज का आइडिया लग गया होगा। मैंने ऑलरेडी एंग्लो सेक्शन एज पे वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिलहाल की वीडियो मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।